दोस्तों, आज हम उस इंसान की दास्तान शुरू कर रहे हैं जिसे दलाल स्ट्रीट का भीष्म पितामह कहा जाता है, राकेश झुनझुनवाला। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि 40,000 करोड़ रुपए का साम्राज्य खड़ा करने वाला ये शख्स शुरुआत में कैसा था? क्या उनके पास कोई जादुई छड़ी थी? बिल्कुल नहीं। राकेश जी का जन्म 5 जुलाई 1960 को मुंबई के एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। उनके पिता एक इनकम टैक्स ऑफिसर थे। घर में अक्सर उनके पिता अपने दोस्तों के साथ शारे मार्केट की बातें करते थे। राकेश जी कोने में बैठकर बड़े ध्यान से सुनते थे कि कैसे किसी कंपनी का शेयर ऊपर जाता है और कैसे नीच गिरता है। एक दिन उन्होंने अपने पिता से पूछा, ये भाव क्यों बदलते हैं? पिता ने जवाब दिया, न्यूज़ पढ़ा करो, क्योंकि हर न्यूज़ का असर मार्केट पर होता है। बस यही वो पहला सबक था जिसने उन्हें फंडामेंटल एनालिसिस का रास्ता दिखाया। जब उन्होंने सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई पूरी की, तो उन्होंने अपने पिता से कहा, मैं शेयर मार्केट में करियर बनाना चाहता हूँ। पिता ने कहा, पैसा मैं नहीं दूंगा और अपने किसी दोस्त से भी मत मांगना, पैसा खुद कमाओ और फिर लगाओ। ये उनके लिए पहली बड़ी चुनौती थी। 1985 में उन्होंने अपने भाई के एक क्लाइंट से 5,000 रुपये उधार लिए और वादा किया कि बैंक से ज्यादा ब्याज लौटाएंगे। दोस्तों, आज के दौर में 5,000 रुपये कुछ भी नहीं है, लेकिन उस समय ये एक बड़ा रिस्क था। अगर हम उनकी उस समय की स्ट्रैटेजी को देखें, तो उन्होंने सबसे पहले हैशटैग निफ्टी और हैशटैग सेंसेक्स के उन स्टॉक्स को चुना जो अंडर वैल्यूड थे। उन्होंने टाटा टी के 5,000 शेयर 43 रुपए में खरीदे और 3 महीने में वो एक 143 रुपए का हो गया। यहां से उन्हें वो कैपिटल मिला जिसने उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत दी। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे उन्होंने ऐसी गलतियां भी की जो किसी भी नए इन्वेस्टर का हौसला तोड़ सकती हैं। आज हम उनकी उन्हीं गलतियों और सफलताओं को 15 अध्यायों में देखेंगे। 1990 का वो दशक जब हर्षद मेहता का नाम हर किसी की जुबान पर था। उस समय राकेश झुनझुनवाला एक बेयर के रूप में जाने जाते थे। दोस्तों, शेयर मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं, बुल जो मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं और बेयर जो मार्केट गिरने पर पैसा कमाते हैं। राकेश जी को लगता था कि हर्षद मेहता जो तेजी ला रहे हैं वो नकली है। उन्होंने मार्केट को शॉर्ट करना शुरू किया, लेकिन यहां उन्होंने एक बड़ी गलती की, ओवर कॉन्फिडेंस। जब हर्षद मेहता मार्केट को ऊपर खींच रहे थे, तब राकेश जी को लगातार नुकसान हो रहा था। एक समय ऐसा आया जब उनका सारा मुनाफा खत्म होने वाला था। उन्होंने बाद में माना था कि मार्केट के सेंटीमेंट से लड़ना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। लेकिन जब 1992 का स्कैम बाहर आया और मार्केट गिरा, तब उन्होंने इतना पैसा कमाया कि वो रातों रात करोड़पति बन गए। लेकिन उनका असली रूप तब निकल कर आया जब उन्होंने बेयर बनने की जगह इंडिया बुल बनने का फैसला किया। उन्होंने देखा कि स्कैम के बाद देश की इकोनॉमी सुधार रही है। उन्होंने कहा, बेयर मार्केट में पैसा बनता है, लेकिन असली वेल्थ बुल मार्केट में बनती है। उन्होंने अपने दोस्तों से कहा कि भारत की ग्रोथ पर भरोसा करो। आज जब हम हैशटैग इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, तो राकेश जी का वो विश्वास याद आता है। उन्होंने टाटा मोटर्स और टाइटन जैसे स्टॉक्स को उस समय पकड़ा जब कोई उन्हें देख भी नहीं रहा था। उनका पोर्टफोलियो एनालिसिस हमें सिखाता है कि लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के लिए पेशेंस यानी धैर्य कितना जरूरी है। चैप्टर 3 में हम बात करेंगे उनके सबसे बड़े जैकपॉट टाइटन की, जिसने उनकी किस्मत बदल दी। दोस्तों, अब हम उस अध्याय की बात करेंगे जिसने राकेश झुनझुनवाला को एक साधारण इन्वेस्टर से दिग्गज बना दिया। साल था 2002 से 2003। उस वक्त शेयर बाजार में बहुत मंदी थी। लोग डरे हुए थे, लेकिन राकेश जी की नज़र एक ऐसी कंपनी पर थी जो उस वक्त सिर्फ गडीडी बनाती थी, टाइटन। टाइटन उस समय टाइटन का शेयर मात्र 3 रुपये के आसपास मिल रहा था। राकेश जी ने अपनी पूरी रिसर्च लगाई और पाया कि भारत जैसे देश में जहां शादियां और त्योहार एक बड़ा हिस्सा है, वहां गहनों और घड़ियों का बिजनेस कभी फेल नहीं हो सकता। उन्होंने अपनी जमा पूंजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा टाइटन में लगा दिया। उन्होंने करोड़ों शेयर खरीदे। लोग हैरान थे कि एक ऐसी कंपनी में इतना पैसा क्यों लगाया जा रहा है जिसका भविष्य अनिश्चित दिख रहा था। यहाँ राकेश जी ने हमें कंपाउंडिंग और होल्डिंग का असली मतलब समझाया। उन्होंने टाइटन को सिर्फ 1-2 साल के लिए नहीं, बल्कि अगले 20 सालों के लिए पकड़ डीडीडीएच लिया। आज वही 3 रुपए का शेयर 3,000 रुपए के पार जा चुका है।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सफर के दौरान टाइटन कई बार 30% से 50% तक गिरा था। एक आम निवेशक डरकर भाग जाता, लेकिन राकेश जी डटे रहे। यही हमारी 16 पॉइंट मास्टर चेकलिस्ट का भी हिस्सा है। जब हम किसी क्वालिटी स्टॉक का एनालिसिस करते हैं, तो हमें उसका पी ऑन ई रेशियो और क्वार्टर टू क्वार्टर क्यू ऑन क्यू ग्रोथ देखनी चाहिए। राकेश जी ने देखा कि टाइटन का नेटवर्क हर साल बीआरएच रहा है। उन्होंने हमेशा कहा, मार्केट में पैसा स्टॉक खरीदने से नहीं, बल्कि उन्हें होल्ड करने के लिए बैठने से बनता है। टाइटन उनके पोर्टफोलियो का वो हीरा बन गया जिसने उन्हें अरबपति बना दिया। लेकिन सफलता के इस शिखर पर पहुंचते ही उनके जीवन में एक ऐसी गलती हुई जिसने उन्हें सबसे ज्यादा दर्द दिया, जिसके बारे में हम अगले चैप्टर में बात करेंगे। सफलता और पैसा तो बहुत आ गया था, लेकिन यहाँ राकेश जी ने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की। एक ऐसी गलती जिसे वो अपनी मास्टर चेकलिस्ट में शामिल करना भूल गए थे, उनकी खुद की सेहत। राकेश जी अक्सर कहते थे कि उन्होंने हर स्टॉक का हेल्थ चेकअप किया, लेकिन अपने शरीर का नहीं। जैसे जैसे उनकी नेटवर्थ बारच रही थी, वैसे वैसे उनका लाइफस्टाइल खराब होता गया। घंटों दलाल स्ट्रीट की स्क्रीन के सामने बैठना, बहुत ज्यादा सिगरेट पीना और खाने पीने में लापरवाही करना। उन्होंने पैसे कमाने की धुन में अपनी नींद और एक्सरसाइज को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। नतीजा ये हुआ कि कम उम्र में ही उन्हें डायबिटीज और दिल की बीमारियों ने घेर लिया। अपने एक बहुत ही भावुक इंटरव्यू में, जब वे काफी बीमार थे, उन्होंने हाथ जोड़कर कहा था, मेरा सबसे खराब इन्वेस्टमेंट मेरी सेहत रही। मैंने अपनी वेल्थ तो बढ़ा ली, लेकिन उसे एंजॉय करने के लिए शरीर नहीं बचा पाया। ये हम सभी निवेशकों के लिए एक बहुत बद्दा सबक है। हम सुजलॉन, सजलॉन या टाटा मोटर्स के फंडामेंटल्स तो देखते हैं, लेकिन क्या हम अपनी लाइफ के फंडामेंटल्स देख रहे हैं? राकेश जी की यह गलती हमें सिखाती है कि अगर आप स्वस्थ नहीं हैं, तो आपके पोर्टफोलियो में चाहे कितने भी जीरो, शून्य, बेआरएच जाएं, उनका कोई मूल्य नहीं है। उन्होंने स्वीकार किया कि अगर वो समय रहते अपनी सेहत पर ध्यान देते, तो शायद वो आज भी हमारे बीच होते और भारत की इकोनॉमी को और करीब से बढ़ाते देखते। दोस्तों, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन अपनी सेहत की बलि देकर नहीं। यही वो समय था जब उन्होंने अपनी रेयर एंटरप्राइजेस की नींव को और मजबूत किया और अपनी पत्नी रेखा झुनझुनवाला को बिजनेस की बारीकियों में शामिल करना शुरू किया, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि विरासत को आगे बढ़ाने के लिए अपनों का साथ होना बहुत जरूरी है। अब अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि 2008 की मंदी ने उनके धैर्य की कैसी परीक्षा ली। दोस्तों, साल 2008 भारतीय शेयर बाजार के इतिहास का वो काला साल जिसे कोई नहीं भूल सकता। अमेरिका से शुरू हुए सब प्राइम संकट ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को अपनी चपेट में ले लिया था। सेंसेक्स, जो 21,000 के करीब था, वो गिरकर सीधे 8,000 के स्तर पर आ गया। बद्दे बद्दे धुरंधर मैदान छोड़ थाकर भाग रहे थे। राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो की वैल्यू भी 30% से 40% तक साफ हो चुकी थी। लोग टीवी पर आकर चिल्ला रहे थे कि मार्केट खत्म हो गया है, अब कभी रिकवरी नहीं होगी। लेकिन यहाँ राकेश जी ने जो किया, वो उन्हें भीड़ट से अलग बनाता है। जहाँ पूरी दुनिया बेच रही थी, राकेश जी चुपचाप क्वालिटी स्टॉक्स को और ज्यादा खरीद रहे थे। उन्होंने अपनी मास्टर चेकलिस्ट का इस्तेमाल किया और देखा कि भले ही दुनिया में संकट है, लेकिन भारत की कंपनियों के फंडामेंटल्स अभी भी मजबूत हैं। उन्होंने उस वक्त टाटा मोटर्स और अन्य दिग्गज कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई। वे हमेशा कहते थे, जब दूसरे डरे हुए हों, तब लालची बनो। 2008 की मंदी उनके लिए एक परीक्षा थी। उन्होंने साबित किया कि अगर आपकी रिसर्च पक्की है और आपने पी स्लैश ई रेशियो और कंपनी के कैश फ्लो को सही से समझा है, तो बाजार की गिरावट आपके लिए सेल की तरह है। लेकिन इसी दौरान उनसे एक और रणनीतिक गलती हुई। उन्होंने कुछ ऐसे सेक्टर में पैसा लगाया जो बहुत ज्यादा रेगुलेटेड थे, यानी जिन पर सरकार का बहुत नियंत्रण था। ये उनकी अगली बद्दी गलती साबित हुई, जिसने उन्हें एक बहुत बद्दा सबक सिखाया। मंदी के उस दौर ने न केवल उनकी वेल्थ को परखा, बल्कि उनके मानसिक अनुशासन को भी एक नई ऊंचाई दी। जैसे जैसे बाजार 2008 की मंदी से बाहर निकल रहा था, दुनिया बदल रही थी। इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की नई लहर आ रही थी। गूगल, अमेजन और फेसबुक जैसी कंपनियां वैश्विक स्तर पर राज कर रही थीं। भारत में भी टीसीएस, टीसीएस
और इन्फोसिस जैसी आईटी कंपनियां तेजी से बरच रही थीं। लेकिन यहाँ राकेश जी से एक बड़ी चूक हो गई। राकेश जी एक पुराने स्कूल के निवेशक थे। वे उन कंपनियों को पसंद करते थे जिनकी फैक्ट्री हो, जिनका सामान फिजिकल रूप से दिखता हो। उन्होंने टेक्नोलॉजी स्टॉक्स को हवा हवाई समझकर नजरअंदाज कर दिया। उन्हें लगता था कि ये कंपनियां बहुत ज्यादा महंगी हैं और इनका बिजनेस मॉडल समझना मुश्किल है। उन्होंने माना था कि उन्होंने इन्फोसिस जैसी मल्टी बैगर कंपनी को बहुत शुरुआती दौर में छोड़ टीडीएच दिया था। ये उनकी दूसरी सबसे बड़ी गलती थी। समय के साथ न बदलना। एक निवेशक के तौर पर हमें यह सीखना होगा कि हैश टैग निफ्टी और हैश टैग सेंसेक्स का चेहरा बदलता रहता है। जो कल का लीडर था, जरूरी नहीं कि वो आज का भी हो। राकेश जी ने बाद में स्वीकार किया कि उन्होंने डिजिटल बदलाव की ताकत को समझने में देरी की। अगर हम आज के दौर में हैशटैग सुजलॉन या किसी नए टेक स्टार्टअप का एनालिसिस करें, तो हमें देखना होगा कि क्या वो भविष्य की तकनीक के साथ तैयार है। राकेश जी ने बाद में अपनी इस गलती से सीखा और अपना नजरिया बदला, लेकिन तब तक कई बड़े मौके उनके हाथ से निकल चुके थे। यह अध्याय हमें सिखाता है कि अपनी चेकलिस्ट को हमेशा अपडेट रखना चाहिए और नए जमाने के बिजनेस को समझने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। दोस्तों, शेयर बाजार में एक कहावत है, बेचना खरीदने से ज्यादा मुश्किल काम है। और यहाँ राकेश झुनझुनवाला जैसे दिग्गज से भी एक ऐसी चूक हुई जिसे वो तउम्र याद करते रहे। राकेश जी की तीसरी सबसे बड़ी गलती थी कुछ बेहतरीन कंपनियों से बहुत जल्दी बाहर निकल जाना। अक्सर हम देखते हैं कि जब हमें 20% या 30% का मुनाफा होता है, तो हम डर के मारे शेयर बेच देते हैं। राकेश जी ने स्वीकार किया था कि उन्होंने एमफेसिस और लूपिन जैसी कंपनियों में बहुत शुरुआती दौर में निवेश किया था। लेकिन जब उन्हें लगा कि उन्होंने अच्छा पैसा बना लिया है, तो उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बेच दी। नतीजा क्या हुआ? उनके बेचने के बाद वे स्टॉक्स 10 गुना और 20 गुना बारहज गए। यह हमें सिखाता है कि अगर कोई कंपनी आपकी 16 पॉइंट मास्टर चेकलिस्ट पर लगातार खरी उतर रही है, उसकी क्यू ऑन क्यू, क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ अच्छी है और नेटवर्थ बारह रही है, तो उसे सिर्फ इसलिए मत बेचिए कि उसका दाम पलट गया है। राकेश जी कहते थे कि एक असली इन्वेस्टर वो है जो अपने मुनाफे को बढ़ाने दे और अपने नुकसान को जल्दी काटे। लेकिन वे खुद भी इस मानवीय गलती का शिकार हुए। आज जब हम हैशटैग सुजलॉन या हैशटैग टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स को देखते हैं, तो हमें यह समझना होगा कि क्या हम शॉर्ट टर्म मुनाफे के पीछे भाग रहे हैं या हम राकेश जी की उस गलती से सीखकर लंबी अवधि का नजरिया रख रहे हैं। बिग बुल की यह गलती हमें कंपाउंडिंग के असली फल को पकने देने का सब्र सिखाती है। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। कैसे एक साधारण से लड़के ने दलाल स्ट्रीट पर अपना सिक्का जमाया और कैसे बने वह इंडिया के बिग बुल, जानने के लिए देखिए इस बायोग्राफी का अगला हिस्सा। मिलते हैं पार्ट 2 में।